देखो बच्चों, हमारे पास बोर्ड पे दो क्वेश्चंस हैं, ये दो न्यूमेरिकल्स हैं और होपफुली एमसीक्यू में तो शायद नहीं मिलेगा इतना बड़ा कुछ, बट ये है कि आपको आगे काम आएगा क्योंकि ये नॉलेज आपको बेसिक होनी चाहिए चीज़ों की। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दो हमारे पास कॉइल्स हैं, ऐसे रखी हुई हैं परपेंडिकुलरली, ऐसे। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। इसमें उसमें फर्क क्या था, उस क्वेश्चन में जो फिगर थी कुछ ऐसी थी, एक कॉइल ऐसे रखी थी और एक कॉइल कैसे रखी थी, ऐसे रखी थी। वो दोनों ऐसे रखी थी, उन दोनों का सेंटर क्या था, सेम था, ऐसे परपेंडिकुलर रखी हुई थी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था आखिरी में जाते आते, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर है। इस क्वेश्चन में दो कॉइलें कुछ ऐसे रखी हुई हैं और एक पॉइंट P यहाँ पर, यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है और इन दोनों कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट की डायरेक्शन मेंशन नहीं की गई है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, खैर हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसका कारण क्या है कि आप अपने हिसाब से मान लो, अगर नहीं दिया है तो मान लो इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, कैसे भी कर रहा है। अगर इस कॉइल में कैसे भी करंट फ्लो कर रहा है और ये देखो ये कॉइल है और ये जो P पॉइंट है इसका एक्सियल पॉइंट है, तो या तो करंट इससे दूर जाएगा या तो मैग्नेटिक फील्ड अवे होगी या क्या होगी, टुवर्ड्स। क्योंकि किसी भी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, तो या तो वो इधर जा रही होती है या टुवर्ड्स आ रही होती है। तो अगर करंट ऐसा फ्लो कर रहा होगा, ऐसा, तो ऊपर होगी या फिर नीचे होगी, तो दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती हैं। देखो बच्चे, किसी भी कॉइल के एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, या तो ऊपर या तो नीचे। कौन सा रूल होता है 10th क्लास का, हमने बताया था, राइट हैंड रूल। ठीक है, इधर देखो बच्चे, तो एक्चुअली क्या है कि हमें करंट की डायरेक्शन नहीं दी है, तो मैं अपने हिसाब से मान लेता हूं कि भाई मान लो करंट ऐसा कुछ है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल सा रूल है, या तो अवे होगी या टुवर्ड्स होगी। ऐसे ऐसे होती है या ऐसे होती है। ठीक इसके साथ भी या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, मैं ये मान लेता हूं क्योंकि करंट की डायरेक्शन मेंशन ही नहीं की है। अगर करंट की डायरेक्शन मेंशन ही नहीं की है तो मैं मनचाही करंट की डायरेक्शन ले सकता हूं, बट क्या मेरे मनचाही करंट की डायरेक्शन लेने से आंसर में कुछ चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं। इस केस में तो बिल्कुल नहीं आएगा। कारण क्या है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चाहे ये मानूं चाहे ये मानूं, चाहे इसमें ये मानूं या ये मानूं, कोई भी रिजल्टेंट में फर्क नहीं आएगा। कारण क्या है, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये है, इसकी मान लो ये है और इसकी ये है, दोनों आपस में कैसी हैं, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आपस में परपेंडिकुलर है। अगर मान लो करंट की डायरेक्शन कुछ डिफर भी होती, उल्टी भी हो जाती, जैसे इसकी मान लो अगर रिवर्स हो जाती तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ना होकर नीचे होती, फिर भी इन दोनों में कितना एंगल बनता, 90। जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं बच्चों, तो रिजल्टेंट होता है R = a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। मान लो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है B1, इसकी B2, तो चाहे कोई सा भी केस देखो आप, एंगल इनके बीच में हमेशा 90 रहेगा। चाहे इसकी मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स क्यों ना जाए, चाहे इसकी रिवर्स कर दो, चाहे इसकी रिवर्स कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, थीटा हमेशा इस केस में। अगर कॉइल परपेंडिकुलर है, इधर अगर कॉइल परपेंडिकुलर रखी है तो फील्ड भी कैसी होगी, परपेंडिकुलर ही होगी, और उससे cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमें पता है। अब देखो बच्चे, यहां पर आप किसी भी एक की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, पहले किसी भी एक की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। अब किसी भी एक की मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, ये जो पॉइंट है P, ये एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 IR² 2 R² + x² की पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है एक्सियल पॉइंट पे। तो x क्या होता है बच्चों, x ये होता है सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग x लेते हैं। तो यहां x की वैल्यू किसके बराबर है, r के बराबर है, मतलब रेडियस जितनी ही है, वो जो पॉइंट है एक्सियल पॉइंट, वो रेडियस ऑफ कॉइल जितनी ही दूरी पे है। तो यहाँ R² और यहाँ x² की जगह फिर से क्या आ जाएगा, R² की पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे, क्या आ जाएगा, μ0 IR², ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2R² की पावर 3/2। बच्चे बताओ मैं क्या कर सकता हूं अब आगे। देखो बच्चे, एक काम करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, इधर देखो, μ0 IR² 2। अब देखो बच्चे, अब यहां पर कई बच्चों को सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत होती है, जिनकी मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं इनको आराम से समझा रहा हूँ। जिनकी मैथ्स अच्छी है, अच्छी बात है बच्चों, आप लोग कर पा रहे हो। जिनकी मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उनको डिफिकल्टी होती है ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो इधर देखो बच्चों, बोर्ड पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले तो सबकी पावर अलग अलग कर दो, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/2
और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ये यहां पे आ जाएगा 2 की पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है। इसमें कोई डाउट बच्चों? देखो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको आता है जिन्होंने कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो एक बार देखो बच्चों फिर से। इसमें हमने क्या किया, पावर अलग अलग कर दी, इसकी भी पावर ये हो गई, इसकी पावर ये हो गई, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, ठीक है। अब देखो बच्चे हमारे पास ये आ गया, अब हम ये देखेंगे 2 की पावर 3/2 है, चाहो तो आप इसको यही लिख दो, बट चाहो तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे? देखो बच्चे अब 2 की पावर 3/2 क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर हाफ इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। 2 की पावर हाफ क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 की पावर 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2, ये क्या आ जाएगा 2√2। तो ये वैल्यू जो एक्चुअली है हमारे पास, ये जो वैल्यू है कंप्लीट वैल्यू ये है, ये हो जाएगा 2√2 r³। अब किसी बच्चे को दिक्कत है तो बच्चे मैं बाद में हेल्प कर दूंगा क्लास के बाद, बीच में पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चक्कर क्या है, इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए बच्चों को, नहीं आता तो हमने समझाया, बट कोई हेल्प है तो मैं कर दूंगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2√2 r³। अब हम काटेंगे बच्चे वैल्यू, इसको काटेंगे कैसे भाई, काटना चालू करेंगे, तो एक काम करो बच्चे, इससे काट दो, नीचे r बच जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे बोलो, μ0 I 2 क्या हो जाएगा 4√2r आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई। एक्चुअल में क्या है बच्चों, अगर देखा जाए तो वैल्यू वाइज जितनी इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां होगी उतनी इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां होगी, क्योंकि मैंने मेंशन किया है कि दोनों कॉइल में करंट सेम है, दोनों आइडेंटिकल हैं और सारी चीजें क्या है, सेम है। तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी है तो इसकी भी क्या होगी बी, तो क्या हम नेट मैग्नेटिक फील्ड को 2b लिख सकते हैं, b + b 2b लिख सकते हैं? नहीं सर, इसमें तो फॉर्मूला लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड b है, इसकी भी b है, दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते, उसके लिए क्या लगाते हैं, वेक्टर एडिशन। दो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, और उसकी वैल्यू के लिए हम लोग वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला, R = √a² + b² + 2ab cos θ। 11th क्लास में हम पढ़ते थे बच्चे दो वेक्टर का कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, तो ऐसे ये दो वेक्टर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो a² + b² + 2ab cos θ। बट इसमें एक खास बात है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पर 2ab cos θ में cos 90 आ जाएगा, और cos 90 0 हो जाता है, तो आगे की टर्म हमें नहीं लिखनी पड़ेगी। तो ये यहां से यहां तक क्या आ जाएगा बच्चे, इसको क्या लिख सकते हैं 2b², तो ये इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, b बाहर आ जाएगा √2। अब हम क्या करेंगे बच्चे, b की वैल्यू जो हमारे आई है ये यहां पुट कर देंगे, और हमारा आंसर क्या आएगा बोलो भाई, बोलो आंसर क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड = μ0 I/4√2r इंटू √2। क्या आया भाई, किसका आंसर आया बच्चों ये बताना, μ0 I/4r, किस बच्चे का आंसर आया, बोलो। चलो अच्छा हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या मेंशन है, पहले हम ये पढ़ते हैं अच्छे से, देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, उसकी फिगर है हमारे पास ये, ऐसे बताना अच्छे, ये कौन सी पी थी कौन सी क्यू थी, ये पी थी, लेफ्ट साइड वाली पी, हाँ लेफ्ट साइड वाली आपका लेफ्ट मेरा लेफ्ट, अच्छा फिलहाल दोनों का लेफ्ट सेम है, ठीक है कोई नहीं बच्चे, इधर देखो ये O और ये क्या है 2r, और इसका रेडियस r है, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, ये हमारी कुछ फिगर है ऐसी। तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ी कहानी है, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर आगे देखते हैं। 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, दो आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स हैं P एंड Q, उनका रेडियस स्मॉल r है, उनमें इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, मतलब सारी आइडेंटिकल कंडीशंस मेंशन की गई है, और वो पैरेलल में रखी हुई हैं, और उनका कॉमन एक्सिस है, ये कॉमन एक्सिस है, और जो कि सेम सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, जो कि O से पास हो रहा है, कॉमन एक्सिस है। यहां तक मेरे को लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी।
बट अब आप कहानी में आपको दिक्कत आ सकती है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन पी इज क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज है। अब इसको समझने में बहुत दिक्कत होती है बच्चे, रियली काफी दिक्कत होती है। 2D फिगर्स हैं, सॉरी 3D फिगर्स हैं और 2D प्लेन पे इसको समझने में दिक्कत आती है। एंड Q इज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है। एज सीन फ्रॉम O, यहां से अब ऑब्जर्वर, ये हमारा ऑब्जर्वर। अब देखो अच्छे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ना कुछ वो नहीं होता, लॉजिक नहीं होता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेनली डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, ऑब्जर्वर पर। सारी कहानी ऑब्जर्वर की होती है, क्योंकि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है। देखो इधर देखो बच्चे, ये आपके लिए कैसा है, मेनली क्लॉकवाइज है, पता है आपको? इस साइड के लिए अलग हो जाता है, उस साइड के लिए अलग हो जाता है। ये आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, बट मेरे लिए क्लॉकवाइज है, और ये आपके लिए मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो कहानी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है, ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है। अगर ऑब्जर्वर यहां बैठा होता तो सारी कहानी अलग हो जाती है, और ऑब्जर्वर यहां बैठा होता तो सारी कहानी अलग हो जाती, और ऑब्जर्वर बीच में बैठा है तो सारी कहानी डिफरेंट है। तो इसलिए ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कैसा मेंशन किया हुआ है, तो ऑब्जर्वर ये है और ये देख रहा है, इसके हिसाब से ये क्लॉकवाइज है और इसके हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये फाइनली कह रहे हैं कि O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अच्छा, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना बच्चों, और बीच में ना कोई हल्ला नहीं बचाएगा। क्या O पॉइंट पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी मैग्नीट्यूड वाइज? मैग्नीट्यूड वाइज होगी, बराबर होगी। क्यों बच्चे बताओ? सर रेडियस भी सेम है और बीच में सेपरेशन भी सेम है। देखो बच्चे, दोनों कॉइल आइडेंटिकल हैं, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों में करंट सेम है। ये जो O पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, सब कुछ सेम है। तो O पॉइंट पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, इक्वल होगी। देखो बच्चों, ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, P पॉइंट O पॉइंट है, यहां दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि दोनों कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। और एक्चुअली क्या होता है, किसी भी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जैसे ये होती है, अब करंट नहीं मेंशन है, या तो इधर होगी, इधर होगी, और किधर होगी, इधर होगी, ऐसे डायरेक्शन में होगी। डिपेंड्स ऑन करंट। करंट जैसा होता है, हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, उसके हिसाब से हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो बच्चे, आगे की कहानी क्या है, हो सकता है देखो O पॉइंट पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड B होगी, तो हो सकता है दोनों की सेम डायरेक्शन में हो। इसकी वजह से भी इधर ही हो, जैसे मान लो इधर हो, और इसकी वजह से भी इधर ही हो। मैं अभी केस ले रहा हूं बच्चे, मेरे को पता नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा ही। अगर दोनों की सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और अगर हो सकता है कि दोनों का ऐड हो के मतलब ऐसे हो जाती है, और दोनों की अगर अपोजिट निकले तो जीरो हो जाएगी, तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाते हैं, और दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं डायरेक्टली, अगर सेम डायरेक्शन में हो। बट यही हमें चीज फाइंड आउट करनी है कि क्या दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में है, क्या अपोजिट में। अगर सेम में होती, लेट अस टेक, अगर सेम में हो, सेम हो, तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इसकी वजह से भी इधर ही हो, इसकी वजह से भी इधर ही हो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चे, बताना। अगर सेम हो तो क्या होगा 2B। भाई, दोनों की ऐड हो जाएगी, 2B हो जाएगी, ठीक है। और क्या करेंगे हम, एक की मैग्नेटिक फील्ड B क्या है, यहाँ B क्या है, B किसी एक की मैग्नेटिक फील्ड है, इस एक की B है, इस एक की B है, और उस B की वैल्यू पुट कर देंगे तो नेट आ जाएगा। बट मान लो अगर दोनों की अपोजिट होगी मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस टेक, तो यहाँ नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अगर अपोजिट है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमें देखना है क्या होता है। तो चलो बच्चे चालू करते हैं हम। तो ये यहां से कहानी बच्चे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, हमें ये ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक हम खुद रियलाइज नहीं करेंगे, तो हमें उस पॉइंट पे खड़े होकर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, O पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं। मैं O पॉइंट पे हूं, और अगर मैं O पॉइंट से P की तरफ देख रहा हूं, मतलब इस तरफ देख रहा हूं, तो इधर एक कॉइल में करंट जा रहा है, और इस कॉइल में किधर करंट है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब मेनली कैसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, सर ऐसा होगा, ऐसा होगा ना, यूं यूं। तो एक काम करता हूं बच्चे, मुझे राइट हैंड रूल लगाना है, तो ऐसा फ्लो कर रहा है ना यूं, तो ऐसे फिंगर्स कर्ल करूंगा मैं, ऐसे करूंगा ना, सर ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, की तरफ आ रही है, ये होता है ना क्लॉकवाइज, ये होता है ना क्लॉकवाइज, लेफ्ट की तरफ आ रही है, इधर आ रही है, इधर लेफ्ट, ठीक है। चलो अच्छे, इधर देखो, इधर, ठीक है अच्छे। अब बात आई भाई, एक कॉइल की डायरेक्शन पता चल गई, अब मैं दूसरी कॉइल को देख रहा हूं, मैं यही हूं, इस कॉइल को देख रहा था इधर, इसमें किधर कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है या ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो मैं यूं
ये ऐसे होता है ना, यूं ऐसे मैंने लेफ्ट की तरफ कल किया, डायरेक्शन अभी भी किधर आई, लेफ्ट की तरफ इधर आई, इधर मतलब कि सेम इधर आई। तो यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, 2b। और एक की मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेंगे, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे बोलो, जो भी लास्ट क्वेश्चन में किया था वही फॉर्मूला। म्यू नॉट आई मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर ही ले लो इसमें भी। ठीक है, तो बच्चे एक की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्या आएगी बोलो बच्चे जल्दी से, एक की क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4/2 आर। यही आई थी ना, क्या आई थी 4/2 आर, ये आई थी ना एक की लास्ट क्लास में, लास्ट उसमें सॉरी क्वेश्चन में। तो इसको पुट कर देंगे बच्चे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस। सर आप कह रहे थे मुश्किल है, रिजल्ट के आसान तो उससे भी म्यू नॉट आई बाय 2√2 आर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। खत्म सर। देखो बच्चे हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू लास्ट क्वेश्चन वाली इसलिए ली है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि जैसे ये हमारी कॉइल है, इसका रेडियस आर है, तो हमसे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई थी वो आर डिस्टेंस की दूरी पे पूछी गई थी। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है कि जो हमारी कॉइल है उसका रेडियस स्मॉल आर है और हमसे जो मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है वो यहाँ पे पूछी गई है, और ये कितनी दूरी पे है यहाँ पे आर पे, इसलिए हमने सेम वैल्यू पुट की है। ठीक है, बात समझ में आई? और खैर याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा।